नी रिप्लेसमेंट के हवाले से लोग एकदम से डर भी जाते हैं जब सुनते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करवानी, हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम इसको चेंज नहीं करवाएंगे। उनके थाई के जो पट्टे हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं, उठ बैठ भी नहीं सकते। अगर आप उसका नी रिप्लेस भी करवा लेंगे तो कैसे वो क्वाड्स के बगैर उठ बैठ सकेगा। अब सिर्फ नी रिप्लेसमेंट में मल्टी फैक्टर्स देखने होते हैं। तो हमारे पास लोग आते हैं व्हीलचेयर पे होते हैं, वो उठ भी नहीं सकते, टांगे मुड़ जाती हैं। जोड़ तो तब्दील कर देंगे, टांगे सीधी कैसे करेंगे उसकी। नी रिप्लेसमेंट के हवाले से लोग एकदम से डर भी जाते हैं जब सुनते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करवानी, हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम इसको चेंज नहीं करवाएंगे। तो आप, मैं चाहता हूं कि लोगों को इस हवाले से भी बताएं, थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है और इसके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं। देखिए, ये सबसे अहम ये है कि नी रिप्लेसमेंट जिसमें आप करने लगे हैं वो पार्शियल या कंप्लीट है, तो रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें और चीजें, उसके पट्टे हैं कि नहीं। हमारे पास मरीज आते हैं, उनके थाई के जो पट्टे हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं, उठ बैठ भी नहीं सकते। अगर आप उसका नी रिप्लेस भी करवा लेंगे तो कैसे वो क्वाड्स के बगैर उठ बैठ सकेगा। तो सबसे हम ये है, या हमारे पास मरीज आएंगे, डॉक्टर साहब मेरा वजन 160-70 किलो है, तो मुझे बताएं जब वजन इतना ज्यादा होगा तो वजन घुटने पे जाएगा, वजन एड़ी पे जाएगा, वजन कमर पे जाएगा। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं आपने पहले उनको मैनेज करना है, वजन कंट्रोल करें, एहतियात करें। अब सिर्फ नी रिप्लेसमेंट में मल्टी फैक्टर्स देखने होते हैं कि इसमें इसकी इंडिकेशन बनती भी है कि नहीं बनती। तो हमारे पास लोग आते हैं व्हीलचेयर पे होते हैं, वो उठ भी नहीं सकते, जोड़ टांगे मुड़ जाती हैं। तो आप जोड़ तो तब्दील कर देंगे, टांगे सीधी कैसे करेंगे उसकी। बिल्कुल। तो उसका डिसीजन जो है वो टाइमली होता है, और उसमें ये भी फिर डिसीजन होता है कि लॉन्ग टर्म इसकी कितनी रिहेबिलिटेशन होगी, कितने चांसेस होंगे, और उसमें इम्प्लांट कौन सा लगना है, जोड़ का जो इम्प्लांट है वो कौन सा किस पेशेंट में लगना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है इसमें आर्थोपेडिक ने करनी है और उसको दिखाना है। लेकिन ये बड़ा लाइफ सेविंग प्रोसीजर, उसके बगैर तो आपका चार नहीं है। आप बेड बाउंड हो जाएंगे, हैंडीकैप हो जाएंगे, आप दूसरों पे यानी मोहताज हो जाएंगे। आप वॉशरूम नहीं जा सकेंगे, आप किचन नहीं जा सकेंगे, आप अपने सहन में नहीं जा सकेंगे, किसी को उठ बैठ नहीं सकेंगे। और ऑब्वियसली कि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, उसकी जरूरत है तो ही डॉक्टर आपको कह रहा है, और वो बिल्कुल सेफ, और आपको टेंशन लेने की उसमें कोई जरूरत नहीं। दूसरा, हमारे पास खवातीन आती हैं या मर्द आ जाते हैं, उनकी 20-25-30 साल उम्र, जोड़ बिल्कुल खत्म हो गए। अब उनमें बेसिकली गंठिया चल रहा होता है, गंठिया कंट्रोल नहीं होता, जोड़ खत्म हो जाता है। तो उनमें अपनी बीमारी कंट्रोल करनी है ताकि जो एक्टिव सोजिश इन्फ्लेमेशन चल रही है जोड़ के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाए। जब वो कंट्रोल होगी तो जोड़ ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग जिम में ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या ज्यादा जिम करना भी जॉइंट पेन की एक वजह बन सकती है? देखिए, उसमें जो डिपेंड करता है कि आप कर किस लिए रहे हैं। कुछ लोग मसल्स के लिए कर रहे होते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ डिजीज के लिए कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक सी बात है, अगर एक चीज आपको हैवी उठाएंगे अपने, उसको कहते हैं एसोमेट्रिक कंट्रक्शन या एसोवोल्यूमिक कंट्रक्शन, पट्टों की एक हद होती है लोड को बर्दाश्त करने। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो हो सकता है आपके जॉइंट पे पेन हो। लेकिन अगर परसिस्टेंट उसको पेन हो रहा है, जिम के अलावा पेन हो रहा है, लंबे अरसे के लिए उसको हो ही जा रहा है, साथ स्टिफनेस भी शुरू हो गई है, तो आपने ये सोचना है कुछ और तो नहीं चल रहा। खाली जिम की तरफ इनक्लाइन नहीं रहना कि जिम की वजह से हो रहा है, यानी उसको जिम के अलावा टाइमिंग भी वो मसले चल रहे हैं और लंबे अरसे के लिए चल रहे हैं, तो आपने हरगिज उनको नजरअंदाज नहीं करना, कोई और मसला साथ न चल रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये पेन्स हो रही हैं, जॉइंट पेन्स हो रही हैं, तो उन्हें अपनी डाइट में से कौन सी चीजें निकाल देनी चाहिए और कौन सी शामिल करनी चाहिए? जॉइंट पेन में सबसे अहम यह है कि उनको होके रहे। मैं आपको मिसाल दूं जोरिक एसिड का, तो उनको हम कहते हैं रेड मीट, सी फूड, गुर्दा, कलेजी, मगज, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्रोसेस फूड, ये इस्तेमाल ना करें अगर जोरिक एसिड रिलेटेड है। और जो इम्यून बूस्टर है हमारे पास वो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, अंडा है, और इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, रेड मीट का इस्तेमाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं। ये आपके लिए इम्यून बूस्टर है, क्योंकि ये अगर इम्यून मेडिएटेड जॉइंट पेन हो रहा है तो इम्यून बूस्टर आपको सपोर्टिव है, इलाज नहीं है, सपोर्टिव है। समझ गए मेरी बात? लेकिन अगर आपका जोरिक एसिड से लिंक्ड है तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है। अगर उसको अर्थराइटिस एक्टिव हुआ है, हमारे पास लोग आते हैं जी गोश्त खाते हैं, हमारा जोड़ सारे सूज जाते हैं, तो आप मीट नहीं खाएंगे, स्पेशली जो बड़ा गोश्त है। कुछ लोग चावल खाने से उनको मसला हो जाता है। तो अब आपने देखा होगा लोग आते हैं जी अंडा खाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी भी पर्सन में कुछ भी हो सकता है। तो इम्यून बूस्टर, इम्यून रिलेटेड जो अर्थराइटिस है या जोड़ों के, उसमें आपकी ये डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, अंडा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और ड्राई फ्रूट्स, ये अच्छे हैं। और अगर जोरिक एसिड लिंक्ड है तो उसमें मीट आपका, और सी फूड, गुर्दा, कलेजी, मगज, और ये प्रोसेस फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।